सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए और हम करते हैं आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन को, कुछ इंटरेस्टिंग बातों को। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। आप अपना ध्यान अपने अपने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। सो हम लोग बात कर रहे थे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, कुछ आंकिक प्रश्न के ऊपर, और हम समझ रहे हैं अभी अगर बात किया जाए तो हम समझ रहे हैं प्रक्षेपण गति को। ठीक है, हम समझ रहे हैं प्रक्षेप गति को, प्रोजेक्टाइल मोशन को, और इस पर आधारित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए और कुछ न्यूमेरिकल्स अगर हम देखें आज की क्लास में, तो न्यूमेरिकल्स तो हमने काफी कर लिया। अब हम कुछ डिस्कशन अपना करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर अपने डिस्कशन रखते हैं। अगर हम बात करें क्षैतिज परास की, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज की, जिसे हम R से निरूपित करते हैं, वो है एक्स अक्ष पर जो विस्थापन होगा प्रक्षेप्य का, उसे हम क्षैतिज परास कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे हाथ में एक बॉल थी, हमने उसको कुछ इस प्रकार से फेंका और वो वापस जमीन पर गिर गई। तो उसका जो रास्ता था आसमान में, उससे हमको नहीं मतलब, जमीन पर वो यहाँ से और यहाँ के बीच का जो उसका विस्थापन होगा, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, इसको हम क्षैतिज परास कहेंगे। ठीक है, तो क्षैतिज परास की हमने बात करी थी। क्षैतिज परास के लिए अगर मैं एक बार चेक करूं, कुछ चीज चेक करने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर फेंका। सपोज मैंने किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर फेंका, तो इसके लिए क्षैतिज परास आएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, R इज इक्वल टू होता है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। u स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 30 अपॉन जी। R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री अपॉन जी। ठीक है, और यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री अपॉन जी एंड R विल बी इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी भाई, √3 अपॉन 2। हमारे पास R की वैल्यू आ गई √3 यू स्क्वायर अपॉन थीटा की वैल्यू अगर 60 लें, थीटा की वैल्यू अगर 60 लें तो क्या होता है देखें एक बार। चलिए, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपॉन जी। R इक्वल टू यहाँ पर 2 भी आएगा। R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 62 ज़ा 120 अपॉन जी। R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, साइन 180 माइनस थीटा जो है वो वापस से साइन थीटा बन जाता है। या फिर मैं इसे साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकता था। तो साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस 30 बन जाता है। समझ रहे हो। तो अगर मैं इसे 30 डिग्री के फॉर्म में लिखूंगा तो कॉस 30 लिखूंगा, अगर मुझे 60 डिग्री के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे साइन 60 लिखूंगा। तो यू स्क्वायर विल बी साइन 60 डिग्री अपॉन जी। साइन 60 की वैल्यू हमने देखी थी कितनी आ रही थी, √3/2, तो मतलब √3 यू स्क्वायर अपॉन जी। क्यों करा हमने ये काम, क्योंकि हमें कुछ चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है। दोनों जगह R की वैल्यू क्या है, बराबर है। दोनों जगह R की वैल्यू क्या है, बराबर है। R का मान जो है बराबर है। क्या समझ में आया इससे हमें समझ में ये आया, थीटा देखो इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं रखता इधर 60 रखता, इधर 30 रखता,
तो भी हमको सेम चीज दिखाई देती है, तो भी आर के मान समान आते, है ना। कहने का मतलब ये है आर का मान जो है थीटा वो 90 माइनस थीटा पर, थीटा वो 90 माइनस थीटा पर आर का मान क्या होता है, आर का मान बराबर होता है। क्या समझ में आया हमें, थीटा वो 90 माइनस थीटा पर आर समान होता है। मतलब इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। कोई नहीं, इसका प्रूफ भी दिखा देंगे आपको भी। इसका मतलब ये हुआ, आप किसी वस्तु को ऐसे फेंकिए, आप किसी वस्तु को ऐसे फेंकिए, ये रही वस्तु, इसको आपने ऐसे फेंका यहां पर आकर के, ये जो कोण था वस्तु का, ये वाला जो एंगल था, सपोज ये थीटा था। अगली बार आप इस वस्तु को थोड़ा बड़े कोण के साथ फेंकिए। सपोज अब की बार ये कोण जो है 90 माइनस थीटा है। कितना है, 90 माइनस थीटा। सरल शब्दों में कहें तो एक 30 है तो दूसरा 60 है, एक 30 है तो दूसरा कितना है, 60 है। अगर सपोज ये 30 डिग्री है तो ये वाला मैंने 60 डिग्री के कोण पर फेंका। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। तो आप देख रहे हैं दोनों ही केसेस में जो है वस्तु ने जो दूरी तय करी है, ऊंचाई तो दोनों अलग अलग गई है, ऊंचाई तो दोनों अलग अलग तक पहुंची है ना, लेकिन जो यहां से यहां की जो दूरी है वो दोनों के लिए समान है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को थीटा कोण से फेंकें और किसी वस्तु को 90 माइनस थीटा कोण से प्रक्षेपित करें तो वहां पर जो उसके द्वारा उसका जो क्षैतिज परास होगा वो समान रहेगा, ठीक है। अब हम इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं किससे, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा व 90 माइनस थीटा पर आर समान होता है, आर की वैल्यू जो है एक जैसी होती है। नेक्स्ट जो नोट है, नेक्स्ट जो बात है वो है अधिकतम ऊंचाई के लिए। किससे निरूपित करते हैं, एच। तो यहां पर हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि थीटा व 90 माइनस थीटा पर अभी क्या देखा था, आर तो समान था लेकिन ऊंचाई जो थी वो दोनों के लिए अलग अलग थी, तो एच भिन्न भिन्न होता है। एच का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। आ गई है समझ में बात, ठीक है। अब इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या रिलेशन है आर एच व आर और दोनों एच में। सपोज मैं क्या करता हूं, जब वस्तु को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, जब वस्तु को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया तो मैं हाइट निकाल सकता हूं। क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, हाइट का फॉर्मूला ये होता है 2g, सॉरी, ठीक है। और दूसरे केस में जब मैं इसे 90 माइनस थीटा कोण पर, 90 माइनस थीटा कोण पर जब मैं इसे प्रक्षेपित करता हूं तो तब h2 जो आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना आ जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको फिलहाल समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं दोनों के लिए r का मान क्या होगा, एक समान होगा। दोनों के लिए r का मान क्या होगा, एक समान होगा। r यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अभी अभी निकाला था हमने, है ना, ऊपर लिखा है थीटा व 90 माइनस थीटा पर r क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो यहां से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा
cos थीटा अपॉन जी, है ना। और इसे मैं और अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 2 अपॉन जी यू साइन थीटा, एक यू को मैंने साइन थीटा के साथ लिख लिया और एक यू को मैंने कॉस थीटा के साथ लिख लिया, ठीक है। आर की वैल्यू समझ में आ गई बात। एक यू को मैंने कहां लिख लिया, साइन थीटा के साथ, और एक यू को मैंने लिख लिया कॉस थीटा के साथ। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यहां से आप क्या करो, प्रीवियस जाओ, पीछे जाओ, और यहां से आप u साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो h1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, अपॉन 2g आ जाएगा। मतलब यहां से मैं निकाल सकता हूं u साइन थीटा की वैल्यू, जो कि निकल के आएगी 2gh1 का अंडर रूट, ठीक है। और यहां से मैं निकाल सकता हूं इसी प्रकार u cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू आएगी 2gh2, मतलब कि u cos थीटा की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 2gh2 हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज जो है आप यहां पर इंसर्ट कर लीजिए, एक ये वाली वैल्यू, ठीक है, और एक ये वाली वैल्यू u साइन थीटा और u cos थीटा की। कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। चलिए रख लेते हैं। r इज इक्वल टू 2 अपॉन जी, u साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट 2gh1, और u cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट 2gh2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, और बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4, ठीक है। और जी जो है बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, और नीचे वाले जी से कट जाएगा। अंडर रूट के अंदर बचेगा h1 h2। तो फाइनली अगर हम देखें, हमारे पास जो रिलेशन मिला है वो मिला है r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है या नहीं आया है? हमने यहां पर एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करी है, जहां h1 वो ऊंचाई है जिस ऊंचाई को वस्तु द्वारा अर्जित किया गया जब उसे थीटा कोण पर फेंका, और h2 वो वाली ऊंचाई है जब उसे 90 माइनस थीटा कोण पर फेंका गया। तो कितनी ऊंचाई थी उसकी, वो h2 है। समझ में आ रही है बात? एक बार इसको और क्लियरली लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। कहने का मतलब है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर आपको एक्सप्लेन करता हूं। r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2, वेयर जहां h1 और h2 के क्या मतलब है। h1 है वस्तु की अधिकतम ऊंचाई थीटा कोण पर, h2 है नाइन्टी माइनस थीटा कोण पर। r क्या है, r है रेंज, यानी कि क्षैतिज परास, वस्तु का क्या, क्षैतिज परास। आई है बात समझ में? यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या और क्या डिस्कस करते हैं, इसमें एग्जाम में कई बार जो है ये बिंदु पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा, इसमें ये बात की जाती है कि जब लंबी कूद होती है, लंबी कूद होती है, तो किस प्रकार का रहता है ग्राउंड हमारा। सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और यहां से एक व्यक्ति जो है, एक एथलीट जो है वो दौड़ता हुआ आएगा, ठीक है, दौड़ेगा 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 दौड़ेगा, और ठीक इस बिंदु से सपोज वो छलांग लगा लेगा, ठीक। छलांग लगा करके जितनी भी उसकी डिस्टेंस होगी उसको नापा जाएगा, तो उसे हम लंबी कूद कहते हैं।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जरूरी क्या होता है, यहाँ पर जरूरी क्या चीज होती है, यहाँ पर जरूरी ये होता है कि जो एथलीट है वो कितना ज्यादा दूर कूद सकता है, कितना ज्यादा दूर कूद सकता है। मतलब जरूरी ये नहीं है कि ये कितना ऊपर कूदेगा, ठीक है, जरूरी ये है कि ये कितना ज्यादा दूर कूद सकता है। तो जितना दूर कूदेगा उतने ज्यादा उसको पॉइंट मिलेंगे, उतने ज्यादा उसके नंबर आएंगे। तो हमारा यहाँ पर काम क्या रहेगा, यहाँ पर अगर हम देखें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से हम देखें तो ये क्या है, एक प्रक्षेपीय गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, और हमको किस चीज की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखनी है, यहाँ से यहाँ का विस्थापन, इसे हम क्या कहते हैं भाई, आर। तो आर का अधिकतम मान हमको कब प्राप्त हो सकता है, इसके ऊपर अब हमको बात करनी है। आर का अधिकतम मान हमको कब प्राप्त हो सकता है, आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब मिलेगी। इस एथलीट को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि इसके जो क्षैतिज परास हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, इसके ऊपर हमको बात करनी है। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आर मैक्सिमम, आर के अगर हम फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखें, आर के अगर हम फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखें, आर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, आर का ही फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि आर का मान जो है वो अधिकतम रहना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब आर किस किस वैल्यू पर निर्भर करता है, देख रहे हैं आप, नंबर 1 इसका मान जो है यू पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, यू पर। यू क्या है, प्रारंभिक वेग पर। ये वेग क्या है भाई, ये वेग है एथलीट कितनी तेज से दौड़ सकता है। तो अगर आप बात करें कि आर का अधिकतम मान, मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको प्रारंभिक वेग को ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, मतलब एथलीट को ज्यादा से ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो वो तो दौड़ेगा ही तेजी से, है ना, एथलीट को अपना बेस्ट देना है, तो उसका तो काम क्या है, वो तो बहुत तेज, जितना वो तेज दौड़ सकता है उतना तेज वो दौड़ेगा ही। मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, प्रारंभिक वेग को हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड है थीटा, थीटा को हम क्या कहते हैं भाई, प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा चीज है थीटा, मतलब कि किस चीज पर निर्भर कर रहा है, थीटा पर। थीटा मतलब कि जब वो दौड़े तो वो ऐसे दौड़े या फिर ऐसे दौड़े, कोण जो है कितना रखे क्षैतिज के साथ, ये थीटा, ये थीटा। तो दूसरा चीज हो गया थीटा। थर्ड जी पर, जी पर, और जी क्या है, जी है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण उसके हाथ में थोड़े ना है ना, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो एथलीट के हाथ में नहीं है, वो तो पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान जो है फिक्स होगा, सबके लिए फिक्स होगा, सारे एथलीट्स के लिए। तो अब उसके हाथ में क्या बचता है, एथलीट के हाथ में जो है क्या चीज बचती है, किस तरीके से वो आर की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकता है। देखो प्रारंभिक वेग को तो वो नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि वो तो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा तेज दौड़ने की, ठीक है। तो इसका भी मान होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। गुरुत्वीय त्वरण को भी वो नहीं चेंज कर सकता। वो क्या चेंज कर सकता है, वो ये चेंज कर सकता है कि जब वो दौड़े और दौड़ने के बाद जब वो कूदे तो उसका जो एंगल हो, जिस कोण पर वो कूदे, वो उसका परफेक्ट हो। देखो जैसे वो दौड़ा, यहाँ से दौड़ा, यहाँ तक दौड़ा, यहाँ से वो कूदा, अगर वो ज्यादा कोण पे कूदेगा तो नजदीक गिर जाएगा। सपोज दोबारा वो यहाँ से दौड़ा, अगर वो कम कोण पे कूदेगा तो क्या होगा, ज्यादा दूरी तक जाएगा। समझ में आ रही बात। तो उसको ज्यादा दूरी तक जानी है, जिसके लिए उसके लिए एंगल जो है, एंगल मैटर करता है, ठीक है। अब वो किस कोण पर कूदे, अब उसे कैसे पता लगे, ये तो पता लग गया कि उसे क्या करना है, थीटा को वेरी कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, थीटा में परिवर्तन ला सकता है। अब ये चेक करना है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखनी है। तो इसे हम चेक करते हैं किससे, ट्रिग्नोमेट्री से। देखो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और क्या फाइंड आउट करना है हमको, आर का अधिकतम मान। तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो यू स्क्वायर और जी तो हम चेंज नहीं कर सकते, साइन 2 थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा, देखो 2 cos 2 थीटा। याद कर लो, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इसको याद कर लो, 2 cos 2 थीटा। साइन थीटा का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा 2 cos 2 थीटा, ठीक है। इसको हमको रखना है 0 के बराबर,
इसको हमको रखना है 0 के बराबर। इसको हम ना मैथ्स में पढ़ते हैं, चैप्टर मैक्सिमा और मिनिमा, अधिकतम मान और निम्नतम मान, वहां पर ये चीज है। तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, वो अभी हम इस क्लास में नहीं चला सकते। बाय द वे, अगर आपको मैथ्स में पढ़ने को मिले या फिर आपने पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका रेफरेंस, उस चीज का यूज करते हुए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको 0 के इक्वल रख दो भाई, यू स्क्वायर अपॉन जी 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब भाई ये तो 0 नहीं हो सकते, वो अपना वेग कुछ ना कुछ तो दौड़ेगा ही, वो है ना, कितनी तेज तो दौड़ेगा ही, 0 तो नहीं रहेगा उसका वेग। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 तो नहीं होता, ठीक है। ये 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी हम 0 नहीं रख सकते। फाइनली जिस चीज को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं वो है cos 2 थीटा। मतलब अगर कोई चीज 0 हो सकती है तो वो ये हो सकता है, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करके 0 आ रहा है। ये इक्वेशन का क्या मतलब बन रहा है, इस पूरे का जो आंसर है वो 0 है। तो सारे के सारे मल्टीप्लाई है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है ना, दैट मीन्स कि ये है कि कोई ना कोई इनमें से एक 0 है। अब इसमें से ये तो 0 नहीं हो सकता, ये तो 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें से मैंने बताया आपको, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो कुछ ना कुछ वेग उस व्यक्ति का रहेगा, कुछ ना कुछ स्पीड से तो दौड़ेगा ही। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। 2 क्या है, नियतांक है। मतलब हमारे पास लास्ट बात क्या बची कि 0 अगर होगा तो cos 2 थीटा ही होगा। cos 2 थीटा अगर 0 होगा तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है cos थीटा की वैल्यू जो 0 होती है, 0 हम बोलते हैं cos 90 को। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ एंगल्स को, कोणों को कंपेयर करूँ, तो 2 थीटा की वैल्यू जो मुझे 90 डिग्री मिल रही है, यानी थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा इज इक्वल टू 45। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि उस व्यक्ति को, एथलीट को, जो एथलीट है उसको क्या करना पड़ेगा, अतः एथलीट को 45 डिग्री के कोण पर कूद लगानी होगी, कूदना, अगर उसको ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करनी है, अगर उसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसको 45 डिग्री के एंगल पर कूदना होगा। तो एथलीट्स आपने देखे होंगे, जो लंबी कूद वाले एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो दौड़ दौड़ करके आते हैं और कोशिश करते हैं कि 45 डिग्री के कोण पर वो कूदे। जितना वो 45 डिग्री के कोण के नजदीक रहेंगे उतना लंबी कूद उनकी होगी। क्या ये बात भी समझ में आ गई है? अब कितना दूर तक वो जा पाएंगे, कितनी उनकी रेंज होगी, तो इसको अगर हम फाइंड आउट करें आर की वैल्यू को, तो आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा हमने क्या बोला, 45 डिग्री रखना है भाई, 45 डिग्री रखो। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1, मतलब कि आर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी। ये क्या है, ये आर मैक्सिमम है, यानी कि अधिकतम जो उसकी दूरी मिलेगी उसे, अधिकतम जो क्षैतिज परास वो प्राप्त कर सकता है, वो यू स्क्वायर अपॉन जी प्राप्त कर सकता है। यू स्क्वायर क्या रहेगा भाई, उसकी चाल रहेगी, और जी क्या रहेगा उसका, जी क्या रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान को तो कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो क्या दो काम करने हैं एथलीट को, एक तो ये काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा तेजी से दौड़े। पहला काम ही क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा तेजी से दौड़े। वेग उसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जितना तेजी से वो दौड़ सकता है एथलीट को लंबी कूद में। और दूसरी चीज क्या है, 45 डिग्री के कोण पर कूदे। ये 45 डिग्री का कोण कहां से होना चाहिए, क्षैतिज के साथ, यानी जो जमीन है, पृथ्वी है, उसके साथ 45 डिग्री का कोण बना करके उसको कूदना है। तो वो क्या होगा, वो ज्यादा ऊंची कूद, ज्यादा लंबी कूद जो है वो लगा पाएगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास, ठीक है। अब हमको एट लास्ट जो बात करनी है वो है हमारा कुछ और छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं वो प्रोजेक्टाइल में बन जाते हैं हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन में यानी प्रक्षेप्य गति में, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रक्षेप्य का पथ है वो कैसा होता है, प्रक्षेप्य का पथ। प्रक्षेप्य का पथ
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रक्षेप्य का पथ जैसा कि हम देख रहे हैं, सपोज कोई वस्तु को हमने ऐसे प्रक्षेपित करा तो वो इस प्रकार से गिरी। इस रास्ते को, ये जो ऐसा रास्ता है ना, इसको हम कहते हैं परवलयाकार। इसको हम गणित में कहते हैं परवलयाकार। कैसा होता है? परवलयाकार। हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक पाथ होता है, परवलयाकार पथ होता है प्रक्षेप्य का। ठीक है। और अगर हम बात करें गणित के हिसाब से, तो इसकी जो समीकरण होती है, इसकी जो समीकरण होती है परवलयाकार की, वो होती है y इज इक्वल टू 4ax, y इज इक्वल टू 4ax। तो इस समीकरण को फॉलो करता है हमारा परवलयाकार पाथ। सीधे सीधे शब्दों में अगर आपको ये समझना है तो आप y स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधे सीधे शब्दों में अगर आपको बात बताई जाए तो वो ये है कि जो प्रक्षेप्य है हमारा, जो परवलयाकार पथ है, अगर मैं उसके लिए गणित की कोई समीकरण बनाऊं तो वो इस रूप में होगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के रूप में वो रहेगी। आ गया है समझ में? आ गया है समझ में? ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट की बात अगर हम करें तो ये है पथ का समीकरण, प्रक्षेपक के पथ का समीकरण, यानी जो हमारे पास रास्ता बना उसको हम किस इक्वेशन से शो कर सकते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है। तो प्रक्षेपण के पथ का जो समीकरण है वो कुछ ऐसा होता है। मैं डायरेक्ट आपको समीकरण लिखवा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट ही आपको समीकरण लिखवा रहा हूँ। वो होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये आपको याद कर लेनी है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग इसमें गति की जो समीकरण है उनका यूज करते हैं। ठीक है, जो हमने पीछे क्वेश्चंस करे हैं बेसिकली कुछ उसी प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसका प्रूफ आपको नहीं ध्यान देना है, बस आपको इक्वेशन जो है ये याद रखनी है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी कि प्रक्षेपण के पथ का समीकरण। ठीक है, अब आपको इसमें क्वेश्चंस जो है किस प्रकार से दिए रहते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिए ऐसे, इसको मैं यहीं पर साइड पर ही क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ एक। सपोज आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा हो, क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा हो, एक समीकरण दे रखी हो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ये बोला हो कि ये प्रक्षेप्य गति की समीकरण है, और इसमें आपको बोल दिया कि आप निकालो इसका प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कैसे निकालोगे? इसकी तुलना करा दो भाई, ऊपर से तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन थीटा। तुलना करा देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? टेन थीटा, है ना। और यहाँ से हमारे पास टेन थीटा आई है, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू ए। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? a अपॉन वन इसे लिख सकता हूँ। देखो मेरे पास एक ट्रायंगल मिल गया है, ये थीटा कौन है? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये वाली साइड हो जाएगी, इसका कर्ण हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन, है ना। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला है उसको लगाते हैं। हमसे क्या पूछा भाई? प्रारंभिक वेग पूछा भाई, u निकालना है। ठीक है, b को कंपेयर करेंगे इसी प्रकार से। b को हमारी वैल्यू आएगी हाफ, यहाँ पर आएगा g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा g अपॉन टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो भाई यहाँ से। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, मतलब वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, g इज इक्वल टू टू बी वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू बी आ जाएगा, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट जी ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसका ये जो इक्वेशन हमको दी हुई थी इसका हमने प्रारंभिक वेग निकाला। क्या निकाला? ये प्रारंभिक वेग हमने इस प्रकार से फाइंड आउट किया। किस तरीके से? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो समीकरण है आपके पास, पथ का समीकरण, उससे तुलना करा करके। ठीक है, इसी तरीके से आप h भी निकाल सकते हो।
और थीटा भी निकाल सकते हो, टी भी निकाल सकते हो। थीटा तो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएगा। थीटा कैसे मिलेगा, देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, बस बात खत्म। ये आ गया हमारे पास थीटा, यानी प्रक्षेपण का कोण कितना रहेगा। ठीक है, टी भी आप निकाल सकते हैं, एच भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको जस्ट लगाना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।